Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss working of a nuclear reactor. As you know, in the previous lecture we have discussed the difficulties and its remedies to continue the chain reaction. जब भी हमने यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, यूरेनियम 236 में कन्वर्जन, इसके बाद फिजन प्रोसेस और एवरी फिजन प्रोसेस के अंदर हमें ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये हमारी बेसिक इक्वेशंस थी कि हम यूरेनियम मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल को फिजन प्रोसेस के थ्रू हम उसको दो अलग अलग न्यूक्लियस में फिजन मतलब हम उसको स्प्लिट करेंगे। देन एवरी प्रोसेस के बाद हमें ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी मिलेगी। सो न्यूक्लियर रिएक्शन का मेन मीनिंग था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बट उस न्यूक्लियर रिएक्शन से उस न्यूक्लियर एनर्जी को कंटिन्यू मैनर में हम कैसे कंटिन्यू क्रिएट कर पाएंगे। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहली चीज चेन रिएक्शन स्टडी की थी। अब चेन रिएक्शन के अंदर दो अलग अलग टाइप की चेन रिएक्शन हो सकती है। फर्स्ट रिएक्शन जो अनकंट्रोल्ड मैनर में होगी, मतलब हमने जो एनर्जी वहां से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो अनकंट्रोल्ड मैनर में, मतलब वो एज अ ब्लास्ट एटॉमिक बॉम्ब के अंदर हम उस एनर्जी उस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को यूज करेंगे। बट अगर हमने उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में यूज किया तो हम उस चेन रिएक्शन से कंटिन्यू एनर्जी गेन कर सकते हैं। सो किसी भी चेन रिएक्शन को हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें चेन रिएक्शन के थ्रू आएगी और उसके मेन सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये सारी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। तो सबसे पहली चीज थी कि यूरेनियम 235 जो हमें अर्थ से मिलेगा, जो हम यूरेनियम 235 यूज करेंगे चेन रिएक्शन के लिए, उस यूरेनियम 235 को सबसे पहले हम प्रोसेस के थ्रू एनरिच करेंगे। ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम था कि यूरेनियम 235 हमें इतना नहीं मिलेगा कि हम उसका डायरेक्टली चेन रिएक्शन के अंदर यूज करेंगे। सो नेचुरली यूरेनियम 235 की एबंडेंसेस नहीं होने से हम सबसे पहले प्रोसेस के थ्रू उसको एनरिच करेंगे और एनरिच करने के बाद एल्यूमिनियम ट्यूब्स के अंदर हम उसको फिल करके पूरा एक यूरेनियम 235 का फ्यूल रोड बनाएंगे, फ्यूल ट्यूब्स बनाएंगे। उसी ट्यूब्स को हम इस रिएक्टर के अंदर यूज करेंगे। देन सेकेंड प्रॉब्लम था हमारा कि जब भी हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे उस रिएक्शन के अंदर ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। वो जो न्यूट्रॉन्स हमें बाई प्रोडक्ट मिलेंगे उस न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी हाई होगी, मतलब वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स थे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना ये एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। तो उस न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करना, इसका मतलब कि हमने प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन यूज किया। सो उस न्यूट्रॉन को डायरेक्टली यूरेनियम के थ्रू बम्बार्ड करवाने से पहले हम किसी ऐसे मटेरियल के साथ उसका बम्बार्डमेंट करवाएंगे कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इट मीन्स उसकी स्पीड कम होगी। सो हाई स्पीड न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन्स के अंदर कन्वर्जन करना, ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। देन थर्ड प्रॉब्लम, हमें एक यूरेनियम के ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, हमें 3 न्यूट्रॉन्स बाय प्रोडक्ट में मिलेंगे। उस 3 न्यूट्रॉन्स से हमें अगेन 9 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। सो कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो हमने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डिफाइन किया था। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बम्बार्डेड। सो हमने कितने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया और उसके रिस्पेक्ट में कितने न्यूट्रॉन्स हमें मिले। सो हमने 3 अलग अलग स्टेज को डिफाइन किया था, सुपर क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज एंड जो इस प्रोसेस के अंदर हमें सब क्रिटिकल स्टेज के अंदर, मतलब हमें K की वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू इस तरह कंट्रोल करनी है कि हमारा K इज इक्वल टू 1, ये एक रिएक्शन का रेट हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने सेफ्टी रोड्स यूज किए थे। सो कैडमियम एंड बोरॉन के रोड्स हम उस प्रोसेस के अंदर, उस न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोसेस के अंदर हम यूज करेंगे जब भी K इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब हमारी प्रोसेस सुपर क्रिटिकल स्टेज में पहुंचेगी, तब हम ऐसे सेफ्टी रोड्स वो यूज करेंगे, कैडमियम या बोरॉन, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसका सोल्यूशन है। उसके बाद हम
आज के इस लेक्चर में स्पेशली रियलिटी में न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करता है, उसका मेन वर्किंग, उसका मेन प्रोसेस क्या होगा और कैसे हमें एज ए आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो पूरी प्रोसेस को हम एक एक स्टेज के थ्रू स्पेशली सारे स्टेजेस हम समझेंगे। सारे स्टेजेस में कौन कौन सी प्रोसेस होगी, स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फाइनली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलेगी, ये सारे स्टेप्स हम क्लियरली देखेंगे आज। सो फर्स्ट नंबर, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, उस न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का हम कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे। हीट एनर्जी का इसके बाद हम यूज करेंगे कि इसी हीट एक्सचेंज के थ्रू हम वाटर का स्टीम में कन्वर्जन करेंगे। उस स्टीम से हम टरबाइन से एनर्जी जनरेट करेंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। उसी टरबाइन से हम फर्दर जनरेटर यूज करेंगे और हमें फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। सो स्टेप बाय स्टेप सारे फेजेस हमें स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहला फेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, मतलब हमारी जो रिएक्शन होगी चेन रिएक्शन, उससे जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी, उस न्यूक्लियर एनर्जी को हमें कंट्रोल मैनर में कैसे करना है, कैसे फिजन प्रोसेस हमारी कंट्रोल मैनर में होगी। अगर इतना पार्ट हमारा कंट्रोलेबल हुआ तो इसके बाद वाले पार्ट्स में हम सिंपली उसका कन्वर्जन करना है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। तो सबसे पहला स्टेज होगा हमारा फर्स्ट स्टेज, ये पूरा हमारा कोर होगा, जिस कोर के अंदर हमने एज अ फ्यूल यूरेनियम 235 की ट्यूब्स यूज की। जो हमने एनरिचमेंट के बाद जो यूरेनियम 235 की ट्यूब्स बनाई थी, उसी ट्यूब को हमने 1, 2, 3, ये जो हमने डायग्राम में 3-4 ऐसे फ्यूल रोड्स बनाए, ये होंगे यूरेनियम 235। सो यूरेनियम की ट्यूब्स हमने इतनी स्पेस पे रखी। अब इसके बाद यहां से डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी, वो सारे प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन, उसको ध्यान में रखने के बाद हमने इसी कोर के अंदर ये सारी अरेंजमेंट की कि हमें फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए ये हमारा स्टेज नंबर 1 होगा, फ्यूल रोड्स 235 जो हमने एनरिचमेंट के बाद बनाया। देन इसी 3 यूरेनियम 235 की ट्यूब्स के बीच में इतना डिस्टेंस होगा कि न्यूट्रॉन डायरेक्टली बम्बार्ड करेगा और हमारी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे यहां तक पहुंचे, इससे पहले हमें न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करना, मतलब न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हमने इस कोर के अंदर मॉडरेटर यूज किया। मॉडरेटर के बेसिस पे हम या तो यूज कर सकते हैं हैवी वाटर या फिर लिक्विड ग्रेफाइट। तो ये हमारा स्टेज नंबर 2 होगा। हमने इसी कोर के अंदर सबसे पहले यूरेनियम का फ्यूल यूज किया जो हमारी चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होगा मॉडरेटर। जो यहां से न्यूट्रॉन जो बम्बार्ड होंगे सेकेंड यूरेनियम के ऊपर, इसके बीच में हमने ये मॉडरेटर यूज किया। सो न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वो थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही थर्मल न्यूट्रॉन्स फर्दर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, ये दोनों मटेरियल आपको याद रखना है एज ए मॉडरेटर। इंडिया में जो बार्क में जो अप्सरा रिएक्टर है उसमें हम एज ए मॉडरेटर H2O भी यूज करते हैं। देन थर्ड पॉइंट, अब जैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, हमारे जो हैवी मतलब जो फास्ट न्यूट्रॉन्स थे उसको हमने स्लो न्यूट्रॉन्स थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट भी किया। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी होगा वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? सपोज यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड हुआ, वहां से हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिले, यही 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे बम्बार्ड हुए, अगेन हमें 9। तो कंटिन्यूस कोर के अंदर न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो ग्रेटर देन 1 स्टेज तक पहुंच सकता है, मतलब सुपर क्रिटिकल स्टेज। तो इसी के लिए हमने यूरेनियम के बीच में ये हमने सेफ्टी रोड्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब ये टोटली प्रोसेस ऑटोमेशन के बेसिस पे होगा। जैसे रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होगी, ये डायरेक्टली जो कंट्रोल रोड्स हमने येलो कलर की ये जो रोड्स बनाए, ये डायरेक्टली यूरेनियम के बीच में इंसर्ट हो जाएंगे।
मतलब यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वही न्यूट्रॉन्स यहां तक बम्बार्ड हो इससे पहले ये कंट्रोल रोड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इसी कंट्रोल रोड्स को हमने इस कोड के अंदर भी सेट किया। सो ये तीन हमारे मेन डिफिकल्टीज थी और इसके सारे सॉल्यूशन भी हमें मिल गए। मतलब हमारी जो यहाँ से रिएक्शन होगी वो इजी गोइंग हो जाएगी। बट सपोज ये पूरा ऑटोमेशन पे सेट है, सपोज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये कंट्रोल रोड्स का वर्किंग स्टॉप हो गया, तब हम उस स्टेज के ऊपर एक और सेफ्टी मेजर यूज करेंगे। ये स्टेज नंबर 1, 2, कंट्रोल रोड्स 3 और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेफ्टी ट्यूब। अब सपोज किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल रोड्स का वर्किंग स्टॉप हो गया कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो हम क्या करेंगे, इसी यूरेनियम जो फ्यूल, ये यूरेनियम ट्यूब जो है हमारी U-235 की, इसी ट्यूब को हम सेफ्टी ट्यूब से कवर भी कर सकते हैं। सपोज टेक्निकल इश्यू की वजह से K की वैल्यू हमसे कंट्रोल नहीं हुई, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस यूरेनियम ट्यूब्स को हम सेफ्टी ट्यूब से कवर करेंगे। ये बनी होगी स्पेशली लेड मटेरियल से। सो उस U-235 से जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे उस रेडिएशन को डायरेक्टली ये ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस टाइप से भी हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर ये इमरजेंसी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तब हम एज ए सेफ्टी ये सेफ्टी ट्यूब्स यूज करते हैं पीवी लेड मटेरियल की। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो इसी 4 पॉइंट से हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन इजी गोइंग होगी, डायरेक्टली कंट्रोल मैनर में होगी। सो अब इससे जो हमें फिजन प्रोसेस जो मिली कंट्रोलेबल, तो यहां से हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलेगी। अब सबसे पहली चीज, ये जो हमारा कोर बनाया, जिस कोर के अंदर हमने ये प्रोसेस की, इस कोर को हम स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं, लेड मटेरियल से, और उसकी थिकनेस इतनी हाई रखते हैं कि यहां से कोई भी रेडिएशन, अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन कोई भी बाहर निकल नहीं सकता। सो इसके अंदर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे भी होगा, ये जो पूरा हमारा टाउन सिटी होगा, उसके अंदर जो वर्कर्स जो काम करेंगे उसको स्पेशल टाइप के यूनिफॉर्म्स भी दिए जाएंगे। सो किसी भी टाइप का लीकेज, किसी भी टाइप का रेडिएशन का बाहर आना मतलब कि उस वर्कर के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो ये सारी प्रोसेस हम सेफ्टी के साथ यूज करते हैं, सेफ्टी के साथ इस प्रोसेस को करते हैं। सो कोर को हमें बहुत ही स्पेशल मटेरियल से पूरा बनाएंगे। इसके बाद इस न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हमें एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी के थ्रू ये कोर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और हमने इसके अंदर मॉडरेटर भी यूज किया है। हमारा U-235 होगा, सेफ्टी ट्यूब होगी, कैडमियम रोड्स होंगे, ये सारे इस मटेरियल के बाद ये पूरा कोर हमारा कंप्लीट होगा। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज एवरी फिजन प्रोसेस के बाद हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। सो इस एनर्जी की वजह से ये कोर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब इसी टेम्परेचर का हम यूज करेंगे, इसी हीट एनर्जी का हम यूज करेंगे फर्दर हमारे प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। सो ये हमारा स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 के लिए आपको याद रखना है, एनरिच किया हुआ यूरेनियम हमने यूज किया एज अ फ्यूल। उस प्रोसेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके सोल्यूशन के लिए हमने मॉडरेटर यूज किया, सेफ्टी रोड्स यूज किया, सेफ्टी ट्यूब यूज की। ये 4 मेन पॉइंट्स के बाद हमारा कोर पूरा कंप्लीट होगा। अब स्टेज नंबर 2, इस कोर के सराउंडिंग में हमने एक ऐसा जैकेट बनाया, इस जैकेट के अंदर से हमने कूलेंट को फ्लो करवाया। अब हमने ये चीज बताई कि इस कोर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तो इसी कोर के सराउंडिंग में हमने ये पूरा एक जैकेट बनाया, जहां से हम इस पॉइंट से कूलेंट को इंसर्ट करेंगे। कूलेंट मतलब कि हम यूज कर सकते हैं लिक्विड सोडियम या फिर प्रेशराइज्ड वाटर। तो ये प्रेशराइज्ड वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा। सो ऐसे कूलेंट को हम यहां से इंसर्ट करेंगे। जैसे ये कूलेंट यहाँ पे एंटर होगा, इसके बाद इस कोर के सराउंडिंग में वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से ये दूसरे पार्ट से बाहर निकलेगा। अब इस जैकेट के अंदर कूलेंट का फ्लो करना, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई, हमने यहां से प्रेशराइज्ड वाटर को फ्लो करवाया फॉर एग्जांपल,
सो ये वाटर इस कोर को टच होते पूरा सराउंडिंग के तरफ वो घूमेगा। अब जैसे वहां से पानी फ्लो होगा या फिर लिक्विड सोडियम फ्लो होगा, वो यहां से हीट एक्सचेंज करेगा। हीट एक्सचेंज का मेन प्रिंसिपल क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। सो यहाँ का टेम्परेचर हाई, हमने यहाँ से कूलेंट ऐड किया। कूलेंट नाम इसीलिए हमने रखा कि जो कोर को ठंडा करेगा और खुद उसकी एनर्जी गेन करेगा। सो कूलेंट का काम क्या होगा? वो जैसे इस जैकेट से फ्लो होगा, वो कोर का टेम्परेचर लो करेगा, मतलब कोर से जो हीट एनर्जी होगी वो खुद गेन करेगा और अपना टेम्परेचर मतलब अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब कि इस कोर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। एनर्जी का ट्रांसफर होना मीन्स कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा। सो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये कोर से हीट एनर्जी कूलेंट को मिलेगी। सो इसी वजह से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे अगेन डाउन होता जाएगा। सो धीरे धीरे ये कूलेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता होता यहाँ पे इस वाली ट्यूब से हमें एक हाई टेम्परेचर वाला कूलेंट मिलेगा। सो इसके डायरेक्टली नीचे वाले पार्ट जहां से हमने कूलेंट को इंसर्ट करवाया, वहां पे कूलेंट का टेम्परेचर लो था। जैसे इस जैकेट के थ्रू उस कूलेंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, उसने कोर से एनर्जी गेन करना स्टार्ट किया। मतलब उनसे हमें इस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी, हीट एक्सचेंज मिलेगा। इस हीट एनर्जी को लेके ये कूलेंट इस वाली ट्यूब से पास होगा। सो एक प्रोसेस के थ्रू हमने एक कूलेंट को फ्लो करवाया, उसी प्रोसेस के दूसरे हाफ पे हमने देखा कि इसी कूलेंट के पास अब हाई टेम्परेचर होगा। सो हाई टेम्परेचर वाला कूलेंट इस वाले पाइप से, इस वाले ट्यूब से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें जो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने जो एनर्जी गेन करी थी, यहाँ पे जो एनर्जी हमें न्यूक्लियर रिएक्शन में मिली, उसी एनर्जी का हमने डायरेक्टली यूज किया हीट एनर्जी में कन्वर्जन करना। सो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर था, हाई हीट एनर्जी थी, उसी एनर्जी को हमने यहाँ तक एक्सचेंज करवा लिया, ट्रांसफर करवा लिया। अब ये हाई एनर्जी वाला कूलेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। सो इस जिगजैग ट्यूब से इस कूलेंट को हम कंटिन्यू घुमाते रहेंगे, मतलब इस कूलेंट का इतना पाथ हम इंक्रीज करेंगे कि ये कूलेंट कंटिन्यू इसके अंदर घूमता जाएगा। और इसी कूलेंट के पास अब हाई टेम्परेचर है। जब हमने यहां से फ्लो करवाया तो उसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर था कंपेयर टू कोर। अब जैसे कोर के सराउंडिंग से वो फ्लो हुआ, उसका टेम्परेचर हाई हुआ। उसी हाई टेम्परेचर वाला कूलेंट हमने इस पाइप से प्रोसेस को कंटिन्यू फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया। और इसी ड्यूरेशन के अंदर हमने इस वाले पाइप से वाटर का फ्लो स्टार्ट कर दिया। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस, और हमें जो यहाँ से कूलेंट मिलेगा हाई टेम्परेचर वाला, वो अराउंड 400-500 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। सो इतने हाई टेम्परेचर वाले कूलेंट को हम इस पाइप से फ्लो करवाएंगे और इसी पाइप के सराउंडिंग में हमने वाटर फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया। सो अब अगेन हीट एक्सचेंज होगा। इसी पाइप के अंदर जो कूलेंट फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर वाला होगा। उस हाई टेम्परेचर वाले कूलेंट की हीट एनर्जी डायरेक्टली वाटर गेन करेगा। मतलब यहां से लोअर टेम्परेचर था, इस वाले कोर से हमने एक बार हीट एक्सचेंज की, तब कूलेंट हीट हुआ। इसी कूलेंट को हमने इस पाइप में फ्लो करवाया और इसी कूलेंट की वजह से वाटर भी हीट होगा। तो हमने कंटिन्यूअसली हीट एक्सचेंज प्रोसीजर को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सो इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी के बाद कंटिन्यूअसली हम हीट एक्सचेंज से फाइनली स्टीम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। सो जैसे हमने यहाँ से वाटर को इंसर्ट किया, इसी वाटर को इस पाइप के थ्रू हमने प्रोसेस करवाया, इस पाइप के सराउंडिंग में वाटर को प्रोसेस करवाया। सो इसी कूलेंट से उसने हाई हीट एनर्जी गेन की। हीट एनर्जी गेन करते करते इस वाटर का टेम्परेचर जैसे बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस होगा, हमें इस वाले पाइप से स्टीम मिलेगी। सो स्टीम से अब फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो स्टेज नंबर 2 में हमने क्या किया, सिर्फ जो न्यूक्लियर एनर्जी थी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। हीट एनर्जी में कन्वर्जन के दो अलग अलग टाइप। सबसे पहले हमने कूलेंट ऐड किया, इसी कूलेंट को हाई टेम्परेचर कूलेंट में कन्वर्ट किया। हाई टेम्परेचर कूलेंट को इस पाइप से हमने फ्लो करवाया और उसके सराउंडिंग में हमने वाटर को फ्लो किया। सो उस हाई टेम्परेचर कूलेंट ने अपनी हीट एनर्जी दी वाटर को। जैसे इसने अपनी हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई की, ये अगेन अपना नेचुरल जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर पे आएगा और अगेन हम यहाँ से कूलेंट फ्लो करवाएंगे और अगेन ये प्रोसीजर होती जाएगी। तो ये पूरा हमारा कंटिन्यू प्रोसेस होगा। सो इस कंटिन्यू प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट में हमें यहां से स्टीम
मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हम स्टेज नंबर 3 पे पहुंचे। अब जैसे हमें यहाँ से स्टीम मिलेगी, उसी स्टीम इंजन के साथ हमने टरबाइन को कनेक्ट किया। अब स्टीम जनरेटर के बाद टरबाइन, जैसे स्टीम यहाँ पे होगी ये टरबाइन घूमना स्टार्ट होगा, मतलब हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इसी टरबाइन का हमने फर्दर कन्वर्जन किया इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर। सो इस टरबाइन के साथ हमने एक कॉइल को कनेक्ट किया, जिसको हाई मैग्नेट मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में उस कॉइल को हमने घुमाना स्टार्ट किया। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें यहां से फाइनली इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सो पूरी प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में पास होगी और उसके बाद हमें फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। सो ये तो सिंपल वर्किंग था न्यूक्लियर रिएक्टर का। एक्चुअल में जब आप रिएक्टर देखोगे, ये पूरा जो हमारा कोर होगा, ये आपको एक कंक्रीट का ये पूरा एक डोम होगा। सो बाहर से हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरा डोम, और उसके अंदर हमारा कोर होगा। उस कोर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद हमें इसे कंट्रोल करना है, तो इसीलिए कंट्रोल और सेफ्टी मेजर के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए। जैसे ये हमारी प्रोसेस कंट्रोल मैनर में स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का स्टेज वाइज कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहला स्टेज होगा हीट एक्सचेंज का। हीट एक्सचेंज से हमने इस कूलेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये हाई टेम्परेचर वाला कूलेंट यहाँ पे मिलेगा। इसी कूलेंट को हमने प्रोसेस के थ्रू इस ट्यूब से कंटिन्यू फ्लो करवाया और उसके सराउंडिंग में हमने वाटर को भी फ्लो किया। तो इस कूलेंट से हमें हीट एनर्जी वाटर में मिलेगी। जैसे इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से प्लस जाएगा, मतलब हम यहाँ से स्टीम का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। सो लिक्विड टू स्टीम कन्वर्जन। जैसे ये स्टीम मिलेगी हमें, इसी स्टीम से हमने टरबाइन चलाया, टरबाइन के साथ हमने जनरेटर, और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सो ये पूरा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग। एनसीईआरटी में आपको सिंपल वर्किंग और सिंपल हमें एक डायग्राम दिया है, ब्लॉक डायग्राम, उसी से आपको ये चीज याद भी रखनी है। बट अगर आपको ये चीज डिटेल में स्टडी करनी है तो डिटेल में आप ये डायग्राम भी याद रख सकते हो, और सारे पॉइंट्स आपको स्टेज वाइज याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेज होगा न्यूक्लियर रिएक्शन, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये सारे कंट्रोल पैरामीटर्स। देन हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के भी दो अलग अलग टाइप, कूलेंट और कोर के बीच में हीट एक्सचेंज, देन कूलेंट एंड वाटर के बीच में। जैसे ये हीट एक्सचेंज कंप्लीट होगा, स्टीम जनरेटर होगा, स्टीम जनरेटर के बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद फाइनली इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो ये सारे स्टेजेस के बाद हमें फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमें इंडिया के अंदर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और हमें कौन सी प्रोसेस के बाद U-235 मिलेगी। बिकॉज इंडिया के अंदर जिस लोकेशन पे हमें यूरेनियम मिलेगा, उस यूरेनियम का हमें नॉर्मली U-238 यूरेनियम का वो आइसोटोप हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। सो हमें U-35 नॉर्मली हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। सो ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये पूरा डायग्राम, ये सारे स्टेजेस आपको याद रखने हैं। ये 1 2 3 4, ये होगा स्टेज नंबर 5। अगेन ये स्टेज नंबर 6, स्टीम में कन्वर्जन स्टेज नंबर 7, देन टरबाइन 8 और 9 हमारा जनरेटर। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखना है। थैंक यू। डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग स्टेजेस के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन देखा और फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारा सबसे पहला बेनिफिट था कि एक यूरेनियम का फिजन करेंगे न्यूक्लियर प्रोसेस के बाद हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम।
it is a good replacement of coal. So हम जो थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं इससे बहुत ही इजी वे में हमें एनर्जी मिलेगी, बट रिस्क लेवल इसका थोड़ा हाई होगा कंपेयर टू थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो मतलब थर्मल पावर प्लांट सॉरी. सो ये सारे बेनिफिट्स हैं. इसके अगेंस्ट में हमारे पास रिस्क लेवल कितना होगा. सो ब्लास्ट मे बी इस प्रोसेस के अंदर अगर हमारी चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड मैनर में स्टार्ट हो गई और अगर हम उसको कंट्रोल इजीली नहीं कर पाए देन ब्लास्ट भी हो सकता है. तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इसके अंदर. देन न्यूक्लियर वेस्ट. सो हमने जो यूरेनियम 235 यूज किया, जैसे हमने एनरिचमेंट प्रोसेस के थ्रू यूरेनियम 235 की ट्यूब्स बनाई. इस प्रोसेस के अंदर हमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियर वेस्ट मिलेगा. इसके बाद हमने इस थ्रू आउट दी प्रोसेस के अंदर जो एल्यूमिनियम ट्यूब्स के अंदर जो हमारा फ्यूल जो यूज किया था, इस फ्यूल का जो थोड़ा बाई प्रोडक्ट हमें जो बाहर मिलेगा, ये सारे बाई प्रोडक्ट भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से होंगे. सो इस प्रोसेस के बाद जो हमें वेस्ट मिलेगा ये सारे हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल होंगे. सो ये न्यूक्लियर वेस्ट को हमें कैसे किस प्रोसेस के थ्रू इसको हमें सेटल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा न्यूक्लियर वेस्ट का. सो ये सारे रिस्क लेवल है. सो हमें जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोसेस के बाद मिलेगा उस न्यूक्लियर वेस्ट को एक प्रोसेस के थ्रू इसको हमें सेटल डाउन करना होगा. सो ये न्यूक्लियर वेस्ट कहीं पे भी मिक्सचर में या फिर वाटर के अंदर अगर ये मिक्स हो गया तो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ये हार्मफुल होगा, देन ह्यूमन लाइफ के लिए भी. सो न्यूक्लियर वेस्ट एंड ब्लास्ट ये दोनों हमारे रिस्क लेवल होंगे. अब हम इंडिया की बात करेंगे तो हमें जो इंडिया के अलग अलग लोकेशन से जो यूरेनियम मिलेगा, इस यूरेनियम में U235 लेवल बहुत ही कम होगा. सो नॉर्मली हम रिएक्टर के लिए यूरेनियम 235 का इंपोर्ट करते हैं. जब हमें इंडिया के अंदर नॉर्मली U92 238 ये यूरेनियम का एक आइसोटोप मिलेगा. अगर इसी आइसोटोप से हम यूरेनियम 235 में कन्वर्जन इजीली कर पाए तब हम हमारे पास इंडिया में भी एक यूरेनियम का U235 जिससे ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, चेन रिएक्शन हमारी सक्सेसफुल होगी, ये फिर हमें अपनी कंट्री से भी मिल सकता है. सो U238 ये एक आइसोटोप जो हमें मैक्सिमम लोकेशन से मिलेगा. अगर हमने इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तब ये कन्वर्ट होगा यूरेनियम 92 239 के अंदर, और इसी के बाद इसी के अंदर से बीटा डीके, अब बीटा डीके अल्फा डीके ये सारी प्रोसीजर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. बट इससे पहले हमारा एक और प्रोसीजर बाकी है न्यूक्लियर फ्यूजन. सो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हम अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो यूरेनियम 92 U39 से हमें ये भी एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा और इसी से हमें फर्दर प्रोसेस के बाद मिलेगा एक नया मटेरियल जो यूरेनियम 239 से बनेगा, जिसके अंदर 92 से 93 मतलब एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो, मतलब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हुआ प्रोटॉन में. इसी को हमने नाम किया था बीटा डीके. ये हम डिटेल में वापस स्टडी करेंगे. सो न्यूट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा और ये जो नया मटेरियल हमें मिलेगा वो होगा नेप्ट्यूनियम. अब इसी नेप्ट्यूनियम से फर्दर 93 239 यहां से हमें मिलेगा प्लूटोनियम 94 239, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और ये होगा एंटी न्यूट्रिनो. तो ये बीटा प्रोसेस के बाद बीटा डीके के बाद हमें नेप्ट्यूनियम से फाइनली मिलेगा प्लूटोनियम. तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद फाइनल स्टेज में हमें मिलेगा प्लूटोनियम. अब इसी मटेरियल से अगर हमने एक अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 हीलियम का एक न्यूक्लियस वहां से रिलीज होगा. अगर यहां से हमने इस प्लूटोनियम से फाइनली जो अल्फा डीके होगा, सो 2He4 अल्फा डीके हुआ, तब बचेगा क्या इसके अंदर, तो 94 से 2 मतलब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास एक मटेरियल बचेगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 92. एटॉमिक मास नंबर ये 4 यहां से रिलीज हुआ
यहाँ पे था 239, तो वहां पे बचेगा 235, ये होगा यूरेनियम 235। तो इतनी प्रोसेस के बाद 238 से हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करके 239 में कन्वर्जन किया। इसके बाद इसी यूरेनियम 239 से नेप्च्यूनियम मिला। बीटा डीके के बाद हमें नेप्च्यूनियम से प्लूटोनियम मिलेगा, और प्लूटोनियम के बाद ये सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होंगे। उसके बाद अगर प्लूटोनियम से अल्फा डीके हुआ तब हमें फाइनली मिलेगा U235। तो इतनी प्रोसेस के बाद हमें U235 मिलेगा, विच इज सुटेबल फॉर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो इंडिया के अंदर जो हमारे पास नेचुरली जो यूरेनियम मिलेगा वो मैक्सिमम 238 होगा, इसलिए हम नॉर्मली यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। देन अगर ये प्रोसेस इंडिया में सक्सेसफुली हुई तो इसके लिए हमारे पास बीडर रिएक्टर होना चाहिए, फास्ट बीडर रिएक्टर। इंडिया में ये रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो जैसे ये रिएक्टर इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा तब हम भी यूरेनियम 238 से डायरेक्टली U235 बना सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद हम इस U235 को हम डायरेक्टली यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, मतलब हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। जब तक ये फास्ट बीडर रिएक्टर नहीं बनता तब तक हम यूरेनियम 235 का इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी डिटेल सिर्फ आपके न्यूक्लियर रिएक्टर को वर्किंग कंडीशन को, और जो हम इंडिया के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है अभी के टाइम के अंदर कि यूरेनियम 235 क्यों नहीं मिलेगा, किस प्रोसेस के बाद हमें 235 मिलेगा, ये थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ पे देखा। अगर ये प्रोसीजर इंडिया के अंदर सक्सेसफुली हुई तो इसके लिए हमारे पास स्पेशली फास्ट बीडर रिएक्टर होना चाहिए। अगर ये रिएक्टर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तब हम डायरेक्टली U38 से U235 बना सकते हैं, और इसी U235 को हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर।